अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। हमने जो है ना वो मुस्लिम पर्सनल लॉ को जो है ना वो के लेक्चर सीरीज़ को जो है ना वो शुरू किया हुआ था। ठीक है, मैरिज को हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज का जो है ना हमारा लेक्चर वो इसी के हवाले से है कि किन के साथ जो है ना वो शादी करना हराम है। ठीक है, इस्लाम ने, शरीयत ने किन के साथ जो है ना वो शादी करने से मना फरमाया है। ठीक है, और उसके नेक्स्ट जो है हमारा डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज के हवाले से जो है ना लास्ट लेक्चर होगा मैरिज के हवाले से। ठीक है, उसके बाद हम खुला और डिवोर्स को पढ़ेंगे कि खुला और डिवोर्स में क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन जो है ना वो नेक्स्ट जो है ना वो डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज का जो है ना हमारा टॉपिक होगा। ठीक है, टॉपिक्स पे आते हैं। टॉपिक्स आज का हमारा जो है ना वो इम्पीडिमेंट्स टू अ वैलिड मैरिज, क्या रिकॉर्ड है वैलिड मैरिज के वाले से। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैरिज को स्टडी करवाया था। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो देखिएगा, वो इम्पोर्टेंट लेक्चर है जिसमें हमने जो है ना वो 3 टाइप्स पढ़ी थी मैरिज की, कि एक जो हलाल मैरिज है, एक जो वैलिड मैरिज है, रेगुलर मैरिज जिसको हम कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या असेंशियल्स होते हैं, क्या 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 उसकी टाइप्स है। ठीक है, उसके लीगल इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं। आज जो हम ये पढ़ेंगे कि इस्लाम ने यानी कि शरीयत ने किन के साथ शादी करने से जो है ना मना फरमाया है। ठीक है, किन के साथ शादी करना हराम है। ठीक है, और जो है ना वो पहले तो हमने पढ़ा था कि शादी जो वैलिड मैरिज है, ठीक है, उसका एसेंशियल्स फिर टाइप्स वगैरह सब हमने पढ़ी इस मैरिज की। तो आज का रुकावट क्या है वैलिड मैरिज के हवाले से, हराम किसको डिक्लेयर किया गया है इस्लाम ने, शरीयत ने जो है ना वो कहा है कि ये इनसे जो है ना वो शादी नहीं कर सकते। सबसे पहले जो है एज पर इंट्रोडक्शन, मैरिज इज़ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। पहले 2 लेक्चर्स में भी हम इसको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि 2 अपोजिट जेंडर के दरमियान होता है। ठीक है, इसमें जो कॉन्सिडरेशन होती है जिसको हम जो है ना वो हक महर कहते हैं, स्पेसिफाइड और जो है ना वो अनस्पेसिफाइड हक महर भी होता है, डॉवर। ठीक है, ये डॉवर के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफाइड क्या होता है। बेसिक जो पर्पस, जो ऑब्जेक्ट होता है मैरिज का, वो यही होता है कि प्रोक्रिएशन, ठीक है, और लीगलाइजेशन ऑफ चाइल्ड। ठीक है, जो बच्चे पैदा होते हैं उसको लीगलाइज करना, ये बेसिक पर्पस होता है। ठीक है, मैरिटल राइट्स जो है ना वो हस्बैंड और वाइफ जो है ना परफॉर्म करते हैं। ठीक, प्रोहिबिशन है, इस्लाम ने कुछ जगहों पे जो है ना वो मना किया है कि आप जो है ना इनके साथ जो है ना वो शादी नहीं कर सकते। वो कॉन्सेप्ट जो है ना आज हम पढ़ेंगे, उन ग्राउंड्स को पढ़ेंगे, डिफरेंट ग्राउंड्स को स्टडी करेंगे कि किनके साथ जो है ना वो मना किया है इस्लाम ने कि आप इनके साथ शादी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप उनके साथ शादी करते हो तो वो हराम है। उसमें इसके लीगल इफेक्ट यही होंगे कि उसमें जो बच्चा पैदा होगा वो हराम होगा। ठीक है, तो उसमें जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि शरीयत में जो है ना वो एक हलाल मैरिज का कॉन्सेप्ट दिया गया है। ठीक है, मैरिड मैन एंड वुमेन जो है ना वो रिलेशनशिप में आते हैं, हलाल रिलेशनशिप में आते हैं। ठीक है, जिसको हम जो है ना वो निकाह कहते हैं। ठीक है, इसमें बेसिक ऑब्जेक्ट भी हम पढ़ चुके हैं कि लीगलाइजेशन ऑफ चाइल्ड इन इस्लामिक लॉ, ये इसका बेसिक ऑब्जेक्ट है। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स को डिस्कस किया। लास्ट लेक्चर में हमने जो है ना वो टाइप्स को डिस्कस किया था कि रेगुलर, और जिसको हम वैलिड मैरिज भी कहते हैं, इरेगुलर और वाइड मैरिज। ठीक है, ये 3 टाइप्स जो है ना हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। रेलिवेंट प्रोविजन से अगर हम बात करें तो सेक्शन 262 से लेकर 262 ऑफ मोहम्मदन लॉ जो है ना वो इससे डील करता है। ठीक है, इसमें अगर हम कुरानिक रेफरेंस को देखते हैं तो सूरत अन-निसा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि ऑल अदर्स आर लॉफुल, मतलब इनसे हट के जितने भी हैं वो लॉफुल हैं। ठीक है, लॉफुल मतलब कि अब जो हम ये डिस्कस करेंगे ये नॉन लीगल इम्पीडिमेंट्स, ठीक है, इनसे हट के जितने भी लोग हैं ना वो आपकी लॉफुल कैटेगरी में आते हैं, आप उनसे निकाह कर सकते हैं। लेकिन जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी, ये आपकी लॉफुल कैटेगरी में नहीं आते, ये सारे हराम है। ठीक है, इनसे आप निकाह नहीं कर सकते, प्रोवाइडेड या सीक देम इन अ कैरिज विद गिफ्ट फ्रॉम योर प्रॉपर्टी। ठीक है, जो आपके लिए हलाल हैं उनको आप जो है ना वो गिफ्ट दो और उनसे जो है ना निकाह कर लो, लेकिन उसके पीछे आपकी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि आप जो उनको हक महर दे रहे हो, ठीक है, वो हक महर जो दे रहे हो वो आप जो है वो किसी साजिश में नहीं दे रहे। आपकी ये ख्वाहिश नहीं है कि आप इनके साथ जो है ना वो दगा करेंगे। ठीक है, या आपकी ये ख्वाहिश नहीं है कि आप जो है ना वो फॉर द प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है ना वो आप इनके साथ जो है ना वो निकाह में आ रहे हैं। ठीक है, तो प्रोवाइड या सीक देम इन कैरिज विद गिफ्ट फ्रॉम योर प्रॉपर्टी। ठीक है, यही लिखा है कि आप जो है ना अपनी प्रॉपर्टी में से उनको गिफ्ट दो। ठीक है, और इससे ये सोच के गिफ्ट मत को कि आप उनसे कोई बेनिफिट हासिल करोगे। ठीक है, और जो भी आप उनको गिफ्ट दो यानी कि जो डॉवर आप दे रहे हो, ठीक है, वो प्रिस्क्राइब हो। ठीक है, और जो भी हक महर आप उनको दे रहे हो वो म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ हो। म्यूचुअल एग्रीमेंट हस्बैंड और वाइफ का जो एग्रीमेंट है, ठीक है,
जो एग्री हुए हैं दोनों आपस में कि मैं तुम्हें इतना हक मैं दूंगा, ठीक है, उसके इवज़ क्या तुम मुझे जो है ना वो मेरी शरीक हयात बनना चाहते हो। आपने ये सारी चीज़ें देखी हैं अपनी सोसाइटी में, ठीक है। तो वो फिर जो है ना वो हाँ या ना में जो भी वो फैसला देती है औरत, ठीक है, उसको जो है ना उस डिसीजन को जो है ना हम फिर निकाह में सारा शामिल करते हैं, ठीक है। तो इस पर तुम्हें कोई ब्लेम नहीं है, देयर इज़ नो ब्लेम ऑन यू, और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाले हैं, ठीक है। ये कुरानिक रेफरेंस सूरत अन-निसा में भी इसको जो है ना डिफ़ाइन किया गया है कि ऑल अदर्स आर लॉफुल, ठीक है। इनसे हट के ये जो हम नॉन लीगल इम्पीडिमेंट्स पढ़ने वाले हैं, इनसे हट के जितने भी हैं ना वो आपके लिए लॉफुल हैं, आप उनसे निकाह कर सकते हो। मीनिंग ऑफ इम्पीडिमेंट्स मीन कि ये ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनको जो है ना मैरिज ने, जो वैलिड मैरिज है उनको स्टॉप करते हैं, ठीक है। आप इनके साथ शादी नहीं कर सकते। वुमेन जो है ना वो मतलब एक से ज़्यादा, आपको पता ही है कि जो औरत है वो एट अ टाइम जो है ना वो सिर्फ एक ही निकाह में रह सकती है, ठीक है। एक से ज़्यादा वो निकाह में नहीं रह सकती। एक औरत दो निकाह नहीं कर सकती एट अ टाइम, ठीक है। ऐसे जो है ना वो मैन ऑन द ग्राउंड ऑफ कंसंजेनिटी, अफिनिटी और फोर्थ स्टेज अगर वो निकाह करता है तो वो हराम है, ठीक है। इस्लाम ने, शरीयत ने उसको हराम डिक्लेयर किया हुआ है। अब नॉन लीगल इम्पीडिमेंट्स, ठीक है, ऐसी चीज़ें जिनको इस्लाम ने जो है ना वो जो है ना वो हराम डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। लीगल हिंड्रेंस है, ठीक है। इस्लाम ने कहा है कि ये जो है ना वो इनके साथ जो है ना वो आपने निकाह नहीं करना, ठीक है। अब वो हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें दो कैटेगरीज को डिफाइन किया गया है। एक परमानेंट इम्पीडिमेंट्स यानी कि मुकम्मल तौर पे हराम है, ठीक है, आपने उनके साथ निकाह नहीं कर सकते, ठीक है। और एक ये कि टेम्परेरी इम्पीडिमेंट्स, जैसे कि मैंने इम्पीडिमेंट्स का आपको पहले भी मतलब बताया कि इम्पीडिमेंट्स का मतलब होता है रुकावट, यानी कि जो वैलिड मैरिज है उसमें रुकावट, क्या क्या रुकावट है, ठीक है। तो टेम्परेरी इम्पीडिमेंट्स यानी कि कम अरसे के लिए जो है ना वो ये चीज़ रुकावट है, अगर उस चीज़ को रिमूव कर दिया जाए तो वो जो है मैरिज जो है वो वैलिड हो जाएगी, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि 3 टाइप्स है मैरिज की, एक रेगुलर, एक इरेगुलर और एक जो है ना वाइड मैरिज, ठीक है। अब ये बेसिकली हमारा टॉपिक आया जिसको हमने स्टडी करना था। ये ऊपर वाली चीज़ें तो हम पहले 2-3 लेक्चर में ही से ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये दो ग्राउंड्स, दो टाइप्स हैं इम्पीडिमेंट्स की, दो मेजर इम्पीडिमेंट्स हैं। पहली चीज़ तो ये परमानेंट, मतलब आप अगर किसी इन पर्सन के साथ निकाह करते हो तो ये तो मुकम्मल तौर पे हराम है ना, आप निकाह कर ही नहीं सकते, ठीक है, इन लोगों के साथ। और एक होता है टेम्परेरी इम्पीडिमेंट्स, ठीक है, या रिलेटिव इम्पीडिमेंट्स, शॉर्ट टाइम के लिए अगर आपने कोई चीज़ की है, ठीक है, तो वो अगर उसको रिमूव कर दिया जाए तो वो मैरिज जो है ना वो वैलिड हो जाएगी। अगर वो उसको, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जो आपने शादी की लेकिन गवाह खान मौजूद नहीं थे, ठीक है, तो जैसे ही आप उसको पब्लिकाइज़ करेंगे उस मैरिज को कि हमने निकाह कर लिया है, ठीक है, तो हम जो दोनों जो हैं वो आपस में जो है वो शादी कर चुके हैं और ये मेरी वाइफ है और मैं इनका हस्बैंड हूँ, ठीक है। तो ये क्लियरली जब आप एक्सप्लेन कर देंगे सोसाइटी में तो आप तो पहले ये था कि इरेगुलर मैरिज थी आपकी, गवाह खान मौजूद नहीं थे, लेकिन जैसे ही आपने पब्लिकाइज कर दिया तो अब आपकी मैरिज जो है ना वो रेगुलर हो गई। ऐसे ही अगर एक फ़ीमेल ड्यूरिंग इद्दत निकाह करती है, ठीक है, तो क्या उस निकाह को हम जो है ना वो वाइड डिक्लेयर कर देंगे? नहीं, ठीक है। जैसे ही उसकी इद्दत का टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा ना, वो निकाह जो है वो वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है वो टेम्परेरी इम्पीडिमेंट्स है, ठीक है, वक्ती तौर पर कुछ रुकावटें हैं शादी में। और एक परमानेंट इम्पीडिमेंट्स हैं जिनको तो मुकम्मल तौर पे इस्लाम ने हराम डिक्लेयर किया है, ठीक है। नल एंड वाइड कंसंजेनिटी, ठीक है, सेक्शन 260 उसको डिफाइन करता है। कंसंजेनिटी मीन्स कि जिसको मुकम्मल तौर पे जो है ना इस्लाम ने हराम करार दिया, ब्लड रिलेशन के साथ आप निकाह नहीं कर सकते। अब उनमें से कौन कौन आता है? सबसे पहले हम कैटेगराइज करेंगे मेल को, ठीक है। एक मर्द जो है वो अपने रिलेटिव्स में से किन किन के साथ शादी नहीं कर सकता, ठीक है। देखिए, एक मर्द के 2 रिलेटिव्स हैं, एक वो जो उसकी वाइफ की तरफ से है, ठीक है, एक वो जो उसके अपने हैं, ठीक है, यानी कि उसके पेरेंट्स और उसके भाई सिस्टर्स वगैरह, ठीक है। तो अब पहले हम मर्द के जो मेल है उसको हम डिस्कस करेंगे। एक जो मर्द है, मुस्लिम मेल है, वो शादी नहीं कर सकता अपनी मदर के साथ, ठीक है, अपनी मदर के साथ शादी नहीं कर सकता, अपनी मदर की मदर के साथ यानी कि अपनी नानी अम्मी के साथ शादी नहीं कर सकता, ठीक है, अपनी दादी अम्मी के साथ शादी, अपने जो फादर हैं, ठीक है, उनकी मदर के साथ वो शादी नहीं कर सकता। ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद नीचे आए, ठीक है, अपनी जो सिस्टर है उसके साथ शादी नहीं कर सकता, अपनी सिस्टर की जो बेटी है उसके साथ शादी नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद हम चले जाते हैं भाई, जो एक मर्द है उसका जो भाई है उसकी जो बेटी है उसके साथ वो शादी नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद अगर हम मर्द की तरफ चले जाएँ,
ठीक है, मर्द की जो मदर है उनकी तरफ चले जाएं। ठीक है, पहली तो मैंने पहले बता दिया कि एक जो मर्द है वो अपनी माँ के साथ शादी नहीं कर सकता। ठीक है, अब वो अपनी माँ की जो बहन है, जो उस खाला लगती है मर्द की, ठीक है, उसके साथ भी वो शादी नहीं कर सकता। ठीक है, ये जो प्रोहिबिशन है वो इस्लाम ने जो है ना वो दी है। ठीक है, मदर, एक मेल है अपनी माँ के साथ शादी नहीं कर सकता, ग्रैंड मदर। ठीक है, और जो है ना वो मतलब अपनी नानी अम्मी और अपनी दादी अम्मी के साथ वो शादी नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसी अपनी जो है ना डॉटर के साथ, एक मर्द जो है अपनी बेटी के साथ भी शादी नहीं कर सकता। ठीक है, बेटी की बेटी के साथ जो ग्रैंड डॉटर है उसके साथ भी शादी नहीं कर सकता, अपनी नीस के साथ शादी नहीं कर सकता। ठीक है, अपनी आंट यानी कि जो खाला है उसके साथ शादी नहीं कर सकता, तो उसका जो भाई है, ठीक है, उसकी बेटी के साथ शादी नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे जो उसके फादर है, फादर की जो बहन है यानी कि जो उनकी पुप्पो लगती हैं उनके साथ भी शादी नहीं कर सकता। ये बेसिकली जो है ना वो इस्लाम ने हराम करार दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो उसके ब्लड रिलेशन जिनके साथ वो शादी नहीं कर सकता। उसके बाद अफिनिटी में ये आता है कि जो उसकी वाइफ है, ठीक है, एक पर्सन है उसने शादी कर ली एक औरत के साथ, ठीक है, वो उसकी वाइफ है। अब सेक्शन 261 जो है ना उसको डिफाइन करता है। सेक्शन 261 कहता है कि एक पर्सन जो है ना वो अपनी वाइफ की माँ के साथ शादी नहीं कर सकता। ठीक है, और ना, ठीक है, ना ही अपनी वाइफ की मदर के साथ शादी कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना वो इस्लाम ने हराम करार दिया। वंस वाइफ मदर ना अपनी वाइफ की माँ के साथ शादी कर सकता, ना उनकी ग्रैंड मदर, तो वाइफ की मदर है ना उनके साथ भी शादी नहीं कर सकता। ठीक है, और ना ही ग्रैंड मदर्स यानी कि ना ही जो वाइफ के फादर लगते हैं उनकी मदर के साथ भी नहीं शादी कर सकता। ठीक है, तो ये भी इस्लाम ने जो है ना वो हराम करार दिया हुआ है। उसके बाद फोर्थ स्टेज मीन्स के एक ऐसी औरत जिसने किसी बच्चे को दूध पिलाया, ठीक है, रज़ाई मदर भी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, एक मर्द जो है ना उसके साथ भी शादी नहीं कर सकता, ना ही उस औरत की बेटी के साथ शादी कर सकता है। ठीक है, वो भी इस्लाम ने यही कहा है कि वो इसकी बहन है जिसको हम जो है ना वो कहते हैं कि ये हमारी सौतेली बहन है। ठीक है, तो उसके साथ भी जो है ना वो एक पर्सन जो है ना वो शादी नहीं कर सकता। इस्लाम ने उसके साथ भी हराम करार दिया है। ठीक है, जिसका उसने दूध पिया है। मैं फिर से बता दूं कि एक ऐसा मर्द जिसने किसी औरत है, ठीक है, उसका दूध पिया है, ना वो उसके साथ शादी कर सकता है, ना वो उसकी बेटी के साथ शादी कर सकता है। इस्लाम ने ये चीज़ परमानेंटली हराम डिक्लेयर की है। ये चीज़ें परमानेंटली हराम है। ठीक है, ये चीज़ मोहम्मद लॉ सेक्शन 260 में, सेक्शन 261 ऑफ द मोहम्मद लॉ एंड सेक्शन 262 ऑफ द मोहम्मद लॉ में ये चीज़ें परमानेंट इम्पीडिमेंट्स को कम्प्लीटली जो है ना वो एक्सप्लेन किया गया। उसके बाद अगर हम रेलिवेंट इम्पीडिमेंट्स यानी कि टेम्परेरी, जिनको हम इरेगुलर कहते हैं, मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि 3 टाइप्स हैं, पहली रेगुलर, दूसरी इरेगुलर और तीसरी वाइड। ठीक है, जो इरेगुलर है, ठीक है, जिसको आप रेगुलराइज कर सकते हैं आफ्टर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, उनके साथ जो है ना वो क्या कौन कौन से रिलेशन उसमें आते हैं जिनको जो है ना आप रेगुलर कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये अनलॉफुल कंजंक्शन। ठीक है, ये तो चीज़ क्लियर कट डिफाइन है कि आप जो है ना वो कंसंजेनिटी, अफिनिटी और फोर्थ स्टेज के साथ जो है ना वो आप शादी नहीं कर सकते। ये तो हराम है, कम्प्लीटली हराम है। ठीक है, एक जो मर्द है वो अपनी वाइफ की बहन के साथ शादी करता है एट अ टाइम। ठीक है, मतलब कि पहले उसने एक औरत के साथ शादी की, ठीक है, फिर साथ ही उसने जो है ना उसकी बहन के साथ भी शादी कर ली, तो ये जो है ना वो इरेगुलर मैरिज कंसीडर की जाएगी। ठीक है, ये अनलॉफुल कंजंक्शन होगी, ये इरेगुलर मैरिज में आएगा। ठीक है, इसको रेगुलराइज कैसे कर सकते हैं कि वो दोनों में से एक बहन को तलाक देते, ठीक है, या उसकी दोनों में से एक बहन जो है वो उसकी डेथ हो जाए, तो तब वो जो मैरिज है वो रेगुलराइज हो सकती है। ठीक है, इसको जो है ना इरेगुलर मैरिज कहा गया है। ठीक है, और ये जो है ना इसको हम रेगुलराइज कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना वो मैरिज विद मूवमेंट ड्यूरिंग इद्दत, मतलब एक औरत की इद्दत चल रही है और आपने उसके साथ शादी कर ली है, तो वो भी जो मैरिज है वो इरेगुलर होगी, उसको वाइड नहीं कहते हम। ठीक है, मतलब वो जो है ना वो वाइड नहीं है, वो इरेगुलर है। उसमें ये होता है कि अगर तो एक औरत है, ठीक है, उसके हस्बैंड की डेथ हुई, अब डेथ के जो इद्दत का टाइम पीरियड होता है वो 4 मंथ और जो है ना वो 10 डेज़ होता है। ठीक है, और उस औरत ने जो है ना वो उसी 4 मंथ और 10 डेज़ में जो है ना वो शादी कर ली है, ठीक है, तो वो इरेगुलर मैरिज होगी। जैसे ही इद्दत का टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो वो जो है ना वो मैरिज वैलिड हो जाएगी। ठीक है, मतलब जैसे इद्दत का टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, मैरिज वैलिड हो गई। ठीक है, उसके अलावा जो अगर एक औरत को तलाक हुई, तलाक के बाद उसने 3 मंथ और 10 दिन का इद्दत का टाइम पीरियड पूरा नहीं किया, ड्यूरिंग इद्दत उसने शादी कर ली, तो वो भी जो है ना वो इरेगुलर मैरिज है। ठीक है, जैसे इद्दत का टाइम पीरियड ख़त्म होगा वो मैरिज जो है ना वो रेगुलर हो जाएगी। ठीक है, अब ये है कि इद्दत का टाइम पीरियड को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। ठीक है, मतलब एक फॉर एग्जांपल
एक औरत है, उसको जो है ना वो तलाक हुई, डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज हुआ, मैरिज डिसॉल्व हो गई, वो इद्दत का टाइम पीरियड ख़त्म कर रही थी, मतलब उसने जो है ना वो 2 मंथ उसके कंप्लीट हुए और 2 मंथ के बाद जो है ना उसको पता चला कि शी इज़ प्रेग्नेंट, मतलब वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो जब तक उसका जो प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड चलता रहेगा ना, तब तक उसकी इद्दत भी जो है ना वो चलती रहेगी। ये चीज़ जो है ना वो इस्लाम ने क्लियर कट डिफाइन की गई है, ठीक है। ऐसी अगर एक पर्सन की डेथ हुई तो औरत जो है ना वो 4 मंथ और 10 दिन का इद्दत का टाइम पीरियड जो है ना वो पूरा कर रही है, ठीक है। तो उसका जो विद इन 4 मंथ अगर उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसका जो इद्दत का टाइम पीरियड है ना वो एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है, जब तक उसकी प्रेगनेंसी रहेगी। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता जाऊँ कि फेडरल शरीयत कोर्ट ने एक जजमेंट पास की थी, ठीक है, जिसमें ये क्लियर कट डिफाइन किया गया था। मेंस्ट्रुएटेड पीरियड होते हैं, ठीक है, अगर तो 3 मेंस्ट्रुएटेड पीरियड वो 3 मंथ से पहले आ जाते हैं, ठीक है, तो आप जो है ना उसकी जो इद्दत का टाइम पीरियड है ना वो उसको उधर ही जो है ना वो ख़त्म कर देंगे। औरत थी, ठीक है, जिसको आपके उसके जो मेंस्ट्रुएटेड पीरियड थे वो 13 डेज़ के अंदर थे, ठीक है, मतलब पहले जो मेंस्ट्रुएटेड पीरियड आए वो 13 डेज़ के बाद आए, ठीक है, अगले जो आए वो नेक्स्ट 13 डेज़ के बाद आए, और जो उसके बाद आए वो 39, मतलब उसका जो इद्दत का टाइम पीरियड था वो 39 दिनों के बाद जो है ना वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो उसमें जो है ना वो फेडरल शरीयत कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो इद्दत का टाइम पीरियड होता है ना वो 3 मेंस्ट्रुएशन कोर्स होते हैं, ठीक है, 3 मेंस्ट्रुएशन पीरियड होते हैं। अगर तो वो जो है ना वो 3 मंथ से पहले आ जाते हैं, ठीक है, तो भी उसका जो है ना वो इद्दत का टाइम पीरियड जो है ना वो ख़त्म समझा जाएगा, भी जो उसका इद्दत का टाइम पीरियड जो है ना वो ख़त्म समझा जाएगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग इद्दत जो मैरिज है वो इरेगुलर है, वो वाइड नहीं है, ठीक है, उसको आप इरेगुलर कहेंगे। उसके बाद पॉलीगेमी का कॉन्सेप्ट जो है ना वो इस्लाम ने जो है ना वो पॉलीगेमी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, ठीक है, मतलब एक हस्बैंड एक मर्द जो है वो एट अ टाइम 4 औरतों के साथ शादी कर सकता है, ठीक है। लेकिन मर्द भी जो है ना वो एक ऐसी स्टेज आती है कि मर्द भी जो है ना वो उसको आप इद्दत तो नहीं कह सकते, लेकिन वो भी जो है ना उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन आ जाती हैं कि वो उन जो है ना वो पीरियड्स में जो है ना वो शादी नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल एक मर्द है, उसने 4 शादियाँ की, ठीक है, अब 4 शादियाँ करने के बाद अब वो चाहता है कि वो एक बीवी को जो है ना वो तलाक दे दे। उसने जो है ना एक बीवी को तलाक दे दी, तो जब तक उस बीवी का जो है ना वो 3 मंथ और 10 डेज़ का इद्दत का पीरियड ख़त्म नहीं ना हो जाता, वो तब तक जो है ना वो नेक्स्ट किसी से शादी नहीं कर सकता, ठीक है। इसके ऊपर जो है ना वो इस्लाम की एक पूरी जूरिस्प्रूडेंस है, ठीक है, अगर हम उसको डिस्कस करने लगे तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। वो बेसिक जो मैं कॉन्सेप्ट आपको यही दे देता हूँ कि अगर तो ड्यूरिंग इद्दत वुमेन जो है ना वो प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है, तो चूंकि इस्लाम ने ये कहा है कि आप जो है ना वो ड्यूरिंग इद्दत जो है ना वो मैरिज फिर से कर सकते हैं, शादी फिर से कर सकते हैं, जब तक आपके इद्दत का टाइम पीरियड नहीं ना ख़त्म हो जाता, ठीक है, तब तक आप फिर से जो है हस्बैंड और वाइफ जो है ना वो शादी कर सकते हैं। तो अगर जो वो प्रेग्नेंट हो जाती है औरत, ठीक है, तो चूँकि आपको तो पता ही है कि विरासत में जो है ना वो उस जो भी अगर बेटा या बेटी जो भी होता है उसका हक होता है विरासत में, ठीक है, तो मे बी कि हस्बैंड जो है ना वो दोबारा उसी से शादी कर ले, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना वो इस्लाम ने उस मर्द पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि अगर आपने 4 शादियाँ की हैं और 5वीं आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप उसके ऊपर जो है ना वो स्टे आप जो है ना वो सब्र करेंगे जब तक कि वो पीरियड जो है औरत का वो ख़त्म नहीं हो जाता। ऐसी जो औरत है उसको एट अ टाइम जो है ना वो एक ही शादी कर सकती है, 2 शादियाँ करने की इजाज़त नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर एक केस ला भी है कि हस्बैंड हैज़ टू टेक परमिशन फॉर अ सेकंड मैरिज, के हस्बैंड जो है ना वो परमिशन लेगा सेकंड मैरिज की अपनी फर्स्ट वाइफ से, अदरवाइज ही विल फेस फाइन। ये जो है ना मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस में ये जो ना प्रोविजंस ऐड की गई हैं कि अगर एक हस्बैंड जो है ना वो दूसरी शादी करना चाहता है तो वो अपनी पहली जो बीवी है उससे परमिशन लेगा। अगर वो परमिशन नहीं लेता तो उसके ऊपर जो है ना वो फाइन इम्पोज किया जाएगा और उसको पनिश किया जाएगा। लेकिन इस्लाम में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप शरीयत को देखें ना तो शरीयत जो है ना इस चीज़ को डिनाई करती है। शरीयत कहती है कि हस्बैंड के ऊपर हस्बैंड की मर्जी है, एक मर्द की मर्जी है कि उसमें जो है ना शरीयत क्लियर कट डिफाइन करती है कि अगर हस्बैंड चाहे, ठीक है, मर्द चाहे तो वो दूसरी शादी जो है ना वो कर सकता है, ठीक है। मैरिज विद नॉन मुस्लिम के साथ जो है ना वो फीमेल तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती, ठीक है। फीमेल किसी नॉन मुस्लिम के साथ शादी नहीं कर सकती, ये मैं आपको क्लियर कट बता दूँ, हराम है, ठीक है। मेल जो है वो अहले किताब के साथ शादी कर सकते हैं, ठीक है, कैन नॉट मैरी फॉर नॉन मुस्लिम। लेकिन ये है कि उसको जो है ना वो आपने मुसलमान करना है फीमेल को, तब भी जो है ना वो आप उसके साथ शादी कर सकते हैं। होमोसेक्सुअलिटी की इजाज़त नहीं है, मतलब ये इजाज़त नहीं है कि एक मेल जो है ना वो दूसरे मेल के साथ शादी करेगा या एक फ़ीमेल जो है ना वो एट अ टाइम जो है ना दूसरी फीमेल के साथ शादी कर रही है, तो ये चीज़ इस्लाम ने हराम कर दिया, गुनाह कबीरा है, ठीक है। एक मर्द
जो है ना वो अपोजिट जेंडर के साथ शादी कर सकता है, यानी कि मर्द और फीमेल ही शादी कर सकते हैं, ठीक है, फीमेल और मर्द ही शादी कर सकती हैं, ठीक है। ऐसे ही जो है ना वो जो इस्लाम ने बेसिकली हराम डिक्लेयर किया है वो ये है कि मेल मेल के साथ शादी नहीं कर सकता और ना ही फीमेल जो है ना फीमेल के साथ शादी कर सकती है, एक गुनाह कबीरा में आता है। एट द एंड कंक्लूजन ये इट्स नॉट अ रिलीजियस एग्रीमेंट, इट्स अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और जो इम्पीडिमेंट्स हैं वो रिकावट है एक वैलिड मैरिज में, और इम्पीडिमेंट्स मतलब ये चीज़ें जो है ना इस्लाम ने जो चीज़ें हैं वो परमानेंटली हराम करार दी हैं, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि कभी भी ये चीज़ें आपने नहीं परफॉर्म करनी, ठीक है। जो परमानेंट है वो तो आप कभी भी नहीं कर सकते। परमानेंट में रिजल्ट ये निकलता है, इसके लीगल इफेक्ट मैं बता दूं कि अगर परमानेंट आप मैरिज, ये जो परमानेंट इम्पीडिमेंट्स हैं, ठीक है, इनमें से अगर आप किसी के साथ शादी कर लेते हैं, ठीक है, तो जो बच्चा पैदा होता है वो इलिजिटिमेट होता है, ठीक है, ये हराम है, टोटली वाइड कॉन्सेप्ट है, आप जना कर रहे हो, सही है, इस्लाम ने इससे मना फरमाया गया है। और जो ये टेम्परेरी इम्पीडिमेंट्स हैं, ठीक है, इसमें ये होता है कि आप शादी इरेगुलर मैरिज है, लास्ट टाइम हमने इरेगुलर के लीगल इफेक्ट पढ़े थे कि लीगल इफेक्ट में ये होता है कि बच्चा जो है ना वो लिटमेट होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना वो एट अ टाइम एक वक्त पे ये रेगुलराइज हो जाएगी, ठीक है, लेकिन ये जो है ना इरेगुलर मैरिज है। यही इसका कंक्लूजन था, इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दुआ में यार, अल्लाह हाफ़िज़।